नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। पीएम मोदी ने यूएस में आज के अपने आखिरी कार्यक्रम में फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और उनसे भारत के व्यापार में अच्छे माहौल बनाने की प्रतिबद्धता भी दिखाई। इससे पहले पीएम ने मीडिया, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन जगत के दिग्गज हस्तियों से मुलाकात की। पीएम से मिलने के लिए मीडिया जगत के दिग्गज रूपर्ट मर्डोक भी पहुंचे। अमेरिका के 6 दिन के दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने सभी सीईओ से भारत में कारोबार करने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने सभी सीईओ से भारत में कारोबार करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी। पीएम ने सीईओ मीट के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की। इससे पहले 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी का वहां रह रहे भारतीयों ने जबरदस्त स्वागत किया। लोगों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर खुशी मनाई। लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए कई घंटों से होटल के बाहर जुटे रहे। पीएम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरफ से आयोजित शांति के लिए शिखर बैठक में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 27 सितंबर को सैन जोस जाएंगे, जहां वो भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। पीएम के संबोधन को लेकर भारतीय समुदाय में काफी उत्साह है। अपने अमेरिकी दौरे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को पुख्ता करने के लिए पीएम मोदी कई कोशिशें करने जा रहे हैं। शनिवार की सुबह वेस्ट कोस्ट जाने से पहले पीएम मोदी जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ब्राजील की राष्ट्रपति दिल्मा राउसेफ के साथ वॉलफोर्ड होटल में एक विशेष बैठक करेंगे। इसके बाद इन राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में पीएम ने डिनर देने का भी फैसला किया है। ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने की कोशिश में हैं और एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली दौरे से पहले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। यूट्यूब पर डाले एक खास वीडियो में गूगल के सीईओ ने पीएम मोदी को अपना आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी गूगल के दफ्तर भी जाएंगे और SAP सेंटर को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज भारतीय समय अनुसार 6:30 बजे शाम को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात भी करेंगे और इसके बाद रात 8:30 बजे पीएम जॉर्डन के राजा से मुलाकात करेंगे। जॉर्डन के राजा से मुलाकात करने के बाद 10:30 बजे पीएम यूएन के लिए निकलेंगे, जहां पीएम यूएन समिट में हिस्सा लेंगे। वहीं बीजेपी के विदेश मामलों के प्रमुख विजय चौथाईवाले ने IBN 7 से बातचीत में प्रधानमंत्री के भारतीय लोगों के संबोधन करने के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने IBN 7 को बताया कि कार्यक्रम में कैलाश खेर का परफॉर्मेंस होगा। आज देश भर में धूमधाम से ईद उल जुहा का जश्न मनाया जा रहा है। मस्जिद में लोगों ने नमाज अता की और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ये इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। ईद के मौके पर जम्मू कश्मीर में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। ईद की खरीदारी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि बुधवार को जम्मू कश्मीर बैंक के ATM मशीनों से लोगों ने 72 करोड़ रुपए निकाल लिए। कश्मीर में एक तरफ जहां लोग ईद का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पहले ही कुछ अलगाववादी नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया है। आज नासिक में चल रहे कुंभ में आखिरी शाही स्नान हो रहा है। स्नान में कई अखाड़े शामिल होंगे और साह की बड़ी तादाद में शाही स्नान में लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। प्रशासन ने शाही स्नान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का के मीना में हज के दौरान एक ब्रिज के एंट्रेंस पर भगदड़ मच गई। इसमें 717 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 719 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में एक हैदराबाद की भारतीय महिला और एक केरल का व्यक्ति भी शामिल है। हादसे में कुल मिलाकर 4 भारतीयों की मौत हो चुकी है। सऊदी में गुरुवार को बकरीद मनाई गई थी। गुरुवार को ही हज का आखिरी दिन भी था। इस दिन शैतान को पत्थर मारने की रस्म भी पूरी की गई और इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग मीना में जमा भी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मक्का में भगदड़ के चलते यहां पे और लोगों की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। शोक संतप्त परिवारों के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं भी दी हैं। पीएम ने अमेरिका से ट्वीट कर कहा है कि भगदड़ के कारण हुई लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ है। पीएम ने आगे लिखा है कि लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है तथा घायलों के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं इस हादसे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। ये पहली बार नहीं है जब हज के दौरान हज यात्रियों की मौत हुई है। 1990 में सुरंग में भगदड़ में 1426 लोगों की मौत हुई थी। 1994 में शैतान को पत्थर मारने के क्रम में 270 लोग मारे गए थे। 1997 में मीना में टेंट में आग लगने के चलते 343 यात्रियों की मौत हो गई थी। 2004 में एक बार फिर शैतान को पत्थर मारने के दौरान भगदड़ में 251 लोगों की मौत हुई थी। 2006 में एक बार फिर 364 लोग मारे गए थे। वहीं यूपी के मथुरा जिले से हज करने गए 30 लोगों से
2 लोग जो हैं वो घायल हैं, ये सूचना मिल पा रही है अब तक। हज करने गई 60 साल की अनीसा और 70 साल के एक और शख्स के भगदड़ में घायल होने की सूचना है। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान आज से शुरू हो जाएगा। पूरा अभियान 3 फेज में चलेगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर व्यक्ति इसमें भागीदारी हो। पहला चरण दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन यानी कि आज से शुरू होगा और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर तक चलेगा। दूसरा चरण 11 अक्टूबर से शुरू होकर सरदार पटेल की जयंती यानी कि 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस चरण में ट्रांसपोर्ट के तमाम माध्यमों जैसे कि रेल, बस, हवाई अड्डों और सभी टैक्सी स्टैंडों की सफाई का भी लक्ष्य रखा गया है। तीसरा चरण 1 नवंबर से 31 मार्च 2016 तक चलेगा। इसमें 11 थीम पर सफाई अभियान चलेगा। हर थीम में कृषि मंडियों, शिक्षा संस्थानों, पर्यटन स्थल, अस्पताल, सार्वजनिक स्कूलों और RWA में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलेगा। पीएम के स्वच्छता अभियान का असर अब धार्मिक मेलों पर भी नजर आने लगा है। बाबा रामदेव के रामदेवा मेला में स्वच्छता अभियान की ऐसी झाड़ू चली है कि मेले से गंदगी का नामो निशान मिट गया है। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के नवरत्नों में नामित जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने चित्रकूट के पास 5 गांवों को गोद लिया और इन गांवों को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया। लखनऊ की गोमती नदी के भी हालात जस के तस हैं। 1 साल पहले यहां स्वच्छता अभियान की शुरुआत गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वित्त मंत्री अरुण जेटली को जवाबी चिट्ठी लिखे जाने पर गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के काम हो रहे हैं। गुरुवार को बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन गुरुवार से शुरू होगा। आपको बता दें कि गुरुवार को ये नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने कुटुंबा विधानसभा से नामांकन भरा, तो वहीं खुद मांझी इमामगंज से 27 सितंबर को नामांकन भरेंगे। 21 सितंबर की रात को सचिवालय, डीएसपी और लालू की मुलाकात की जांच तेज हो गई है। इस मामले में पटना के डीएम ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसे दिल्ली में चुनाव आयोग के पास भेजा गया है। शिवसेना ने बिहार चुनाव के लिए 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में पार्टी 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री समेत सांसद और फिल्मी कलाकारों का भी एक दल बिहार पहुंचेगा। बिहार चुनावों के प्रथम चरण के लिए 629 में से 605 नाम वैध पाए गए हैं और दूसरे चरण के लिए गुरुवार को 48 नामांकन दाखिल हुए। अब तक इस चरण के लिए 110 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। पटना में गुरुवार को आरजेडी के बागी विधायक दुर्गा प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। दुर्गा प्रसाद आरजेडी से टिकट न मिलने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता जॉय बनर्जी के बयान पर चुनाव आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से जवाब मांगा है। जॉय बनर्जी ने एक रैली के दौरान कहा था कि चुनाव आयोग बीजेपी की मुट्ठी में है। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बढ़े हुए वेतन की सौगात मिल सकती है। 7वां वेतन आयोग जल्द ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने वाला है। इसके लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 20 से 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन वेतन बढ़ने के लिए सरकारी बाबुओं को अभी चंद और महीने का इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर बीजेपी ने फिर चुटकी ली है। बीजेपी ने पूछा है कि कांग्रेस बताए कि आखिर इस बार राहुल गांधी कहां गए हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और चार्ली रोड के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो स्पेन शहर गए हुए हैं। लेकिन इस सम्मेलन का आयोजन कराने वाली संस्था स्पेन का कहना है कि वार्षिक सम्मेलन जुलाई में ही खत्म हो चुका है। अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे की जांच के लिए बने सहाय आयोग ने अपनी रिपोर्ट यूपी के राज्यपाल राम नाईक को सौंपी। सूत्र कहते हैं कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने अहम भूमिका निभाई है दंगों में, जिसकी वजह से दंगा ज्यादा भड़के हैं। सूत्र ये कहते हैं कि सहाय आयोग ने अपनी 775 पेजों की जो रिपोर्ट दी है, उसमें मुजफ्फरनगर के तत्कालीन पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की भूमिका पर भी उंगली उठाई गई है। काफी समय से जेल में बंद विवादित धर्मगुरु आसाराम की मुसीबतें कम नहीं हैं। इस बार सूरत प्रशासन ने उन पर 17 करोड़ का जुर्माना लगाया है। प्रशासन ने ये कार्रवाई आसाराम के सूरत स्थित जहांगीरपुरा आश्रम के लिए जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने के सिलसिले में की है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली सरकार ने खिड़की एक्सटेंशन मामले में भी पुलिस को उन पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। अपनी पत्नी लिपिका मित्रा की हत्या की कोशिश, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का आरोप झेल रहे सोमनाथ भारती के खिलाफ केस चलाने की इजाजत अरविंद केजरीवाल ने दे दी है। सरकार की इजाजत के बाद अब दिल्ली पुलिस खिड़की एक्सटेंशन मामले में भी सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा चलाएगी। उधर सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने एमपी और यूपी में 40 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने इस मामले में पूर्व
तकनीकी शिक्षा मंत्री और मुख्य आरोपी लक्ष्मीकांत शर्मा के विदिशा के सिरोंज स्थित घर पर भी छापेमारी की है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर और लखनऊ और इलाहाबाद में भी सीबीआई की टीमों में छापेमारी की। आपको बता दें कि व्यापम घोटाले को लेकर सीबीआई ने 105 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि दिल्ली के जेएनयू में एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो स्थापित होना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कैंपस में रह रहे नक्सलियों और जिहादियों को गिरफ्तार करने के लिए वहां बीएसएफ का कैंप भी होना चाहिए। दिल्ली के कंझावला में कुछ लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में घुसकर डीएम और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की। आरोप है कि हमला करने वालों में सांसद उदित राज के सेक्रेटरी परमिंदर और उसके समर्थक भी थे। हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मारपीट की शिकायत दर्ज की है। हमले में शामिल सांसद उदित राज के सचिव को गिरफ्तार किया गया है। अरसे से केंद्र सरकार के पास अटके गुजरात सरकार के आतंकवाद विरोधी कानून यानी कि गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार द्वारा गुजरात के बिल को पास करने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि इस बिल का गलत इस्तेमाल होने का खतरा बहुत ज्यादा है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन को शांत करने के लिए गुजरात सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान किया। इसके मुताबिक सरकारी नौकरियों में आयु सीमा 5 साल बढ़ाई गई, जबकि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों की 50% फीस या ज्यादा से ज्यादा 2 लाख फीस हर साल सरकार देगी। सरकार द्वारा नए पैकेज के ऐलान के बाद गुजरात में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। लोगों ने इस पैकेज का तो स्वागत किया और कहा कि हर जाति और समाज के लोगों को इसमें शामिल किया जाए। पैकेज के ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल और उसके वकील को फटकार लगाई है और कहा है कि न्याय प्रणाली से खेलना बंद करें। मंगलवार को अचानक हार्दिक के गायब होने के बाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका डाली गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। विदर्भ के सूखाग्रस्त श्यामसुंदर कांकड़े की कहानी IBN 7 पर दिखाए जाने के बाद उनकी मदद के लिए 350 से ज्यादा लोग आगे आए हैं। कड़के गुरुजी का कहना है कि उनको अब तक करीब 1 लाख की यहां पे राशि मिली है और सोमवार तक करीब 5 लाख की और मदद मिल जाएगी। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार 3 दिनों से विदर्भ के दौरे पर हैं, जहां वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको मदद देने का संबंध में सरकार को सोचना होगा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बयान पर विवाद हो गया है। BBC को दिए इंटरव्यू में दलाई लामा ने कहा कि अगर कोई महिला उनकी जगह लेती है तो उनका खूबसूरत होना बेहद जरूरी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने देर रात से लेकर सुबह तक दिल्ली के 7 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया और डेंगू से परेशान मरीजों का हाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अस्पतालों में संतोषजनक सुविधाएं हैं। दिल्ली सरकार ने 20 लोगों की मौत के बाद डेंगू के रोकथाम के लिए सरकारी राशि जारी की। ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के हलफनामे के जरिए इसमें यह बताया गया है कि पिछले 1 हफ्ते में 60 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 29 सितंबर को है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार तीनों MCDA और NTMC से डेंगू के रोकथाम पर उठाए गए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। दिल्ली में डेंगू के कहर के बाद अब मुंबई में भी डेंगू के पैर पसारने की खबरें आ रही हैं, लेकिन मुंबई में कलाकारों के घर से डेंगू के मच्छर के लार्वा मिले हैं, जिसके बाद BMC ने इन कलाकारों को नोटिस जारी किया है। जुहू में अनिल कपूर के बंगले के रेन शेड में डेंगू की ब्रीडिंग पाई गई है, तो वहीं जूही चावला के बंगले मल्हार में डेंगू की ब्रीडिंग मिली है और इसी तरह से जितेंद्र के बंगले के वाटर फाउंटेन में मच्छरों की ब्रीडिंग मिली है। आपको बता दें कि मुंबई में डेंगू से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2500 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद BMC ने डेंगू से निपटने के लिए कार्रवाई शुरू की है। वाराणसी में गणेश प्रतिमा के गंगा में विसर्जन के मुद्दे पर संतों पर लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वाराणसी में दुर्गा पूजा समितियों ने विरोध में पंडालों का काम रोका है। गंगा में गणपति मूर्ति विसर्जन पर कोर्ट के आदेश और पुलिस द्वारा साधुओं पर लाठीचार्ज के विरोध में वाराणसी में लोगों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने गंगा में उतरकर पुलिस कार्रवाई के प्रति विरोध जताया। जबलपुर में यूपी पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के खिलाफ साधु संतों के साथ सैकड़ों भक्त सड़कों पर उतर आए। विरोध कर रहे संतों ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पोस्टर जलाकर अपना विरोध किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने संजय दत्त के माफीनामे को नामंजूर कर दिया है। संजय दत्त आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा काट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यपाल ने माफी के लिए की गई अपील को करीब 2.5 साल बाद खारिज किया। ईस्ट दिल्ली के बदरपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने डांस इंडिया डांस में हिस्सा दिलाने के नाम पर लालच देकर 8वीं के स्टूडेंट को किडनैप कर लिया और फिर उत्तराखंड ले जाकर उसकी हत्या कर दी।
इसके बाद हत्यारे दिल्ली लौटकर आए और लड़की के परिवार वालों से फिरौती भी मांगी। दिल्ली पुलिस के अफसर ने स्टूडेंट का पिता बनकर दोनों आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों में एक लड़की है। मंदिरों की नगरी होने के नाते अयोध्या में साल भर मीट की बिक्री के वितरण पर रोक रहती है, लेकिन यह प्रतिबंध ईद के मौके पर 3 दिनों के लिए अनाधिकारिक रूप से हटा दिया जाता है। लाखों रुपए की लागत से बने बिहार के एक स्कूल को जल संसाधन विभाग की भी नहीं बचा सका है। मनिहारी के कृष्णानगर इलाके के गांव के अस्तित्व को मिटाने के बाद गंगा के कटाव ने स्कूल को भी नहीं बख्शा है। इंदौर में पुलिस ने वसूली करने वाले गुंडों को यहां पे बीच सड़क पर जमकर उनकी धुनाई की। ये तीनों गुंडे जेल में बंद सलमान लाला नाम के कुख्यात गुंडे की गैंग के हैं और उसी के नाम से हफ्ता वसूली करते हैं। अयोध्या में एक माता और पिता पर अपनी 4 महीने की बेटी को मंदिर की सीढ़ियों पर पटक पटक कर मार देने का सनसनीखेज इल्जाम लगा है। मौके पर मौजूद लोग जब तक बच्ची को बचाने दौड़े, तब तक आरोपी मां ने राम की पौड़ी में छलांग लगा दी। कानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान एक नाव पलटने से हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि नाव पलटने से 8 लोग डूब गए हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक महिला को 3 दिन तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। 5 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 लोगों की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मारा गया एक युवक आरोपी की बहन को, दूसरा युवक आरोपी की मौसी पर बुरी नजर रखता था। मालिक की मार से परेशान होकर भारत में घुसाए पाकिस्तानी बच्चों को वापस कर दिया गया है। फ्लैग मीटिंग के दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तान को बच्चे सौंप दिए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में अपनी बेटी के साथ स्कूटी पर जा रही एक महिला की रोड में गड्ढों के कारण गिरकर मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसकी बेटी के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया। अमिताभ बच्चन ने रसोई गैस पर सब्सिडी छोड़ दी है और अब वह एलपीजी सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की समर्थक लोगों से यहां पे सब्सिडी छोड़ने की अपील पर उन्होंने ये कदम उठाया है। गोरखपुर में कारोबारी से गन पॉइंट पर 1.5 लाख लूट लिए गए हैं। एक बदमाश ने व्यापारी पर फायर भी किया है, जिससे व्यापारी बुरी तरह से घायल हो गया है। लखनऊ के एक युवक पर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर केस दर्ज हुआ। एसएसपी के यहां पे आदेश पर इमरोज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू हुई है। राजस्थान सरकार और अध्यापकों के बीच बचाव के चलते यहां पर बातचीत का सिलसिला रहा, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाया है। आज प्रदेश भर के अध्यापक राजधानी में उग्र आंदोलन करने वाले हैं। 2 लाख से ज्यादा अध्यापक आज तिरंगा और गुलाब का फूल लेकर लाल घाटी से सीएम हाउस की तरफ कूच करेंगे। राजस्थान के बीकानेर में निगम अधिकारियों की लापरवाही के चलते राष्ट्रध्वज का अपमान होता रहा। राष्ट्रध्वज कपड़े की तरह लहराता रहा। हमारी टीम जब वहां पर पहुंची तब जाकर निगम अधिकारी हरकत में आए हैं। एमपी के शाजापुर में एक बेटे ने अपनी ही मां की चाकू से गर्दन काट दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी युवक ने मां को मारने से पहले घर के बाहर बंधी हुई बकरी को भी चाकू से मौत के घाट उतार दिया था। गणपति उत्सव की धूम एमपी के खंडवा में भी देखने को मिल रही है। खंडवा में मुंबई के लालबाग के राजा के तर्ज पर खंडवा के राजा की स्थापना की गई है। पंडाल में दर्शन के लिए हर रोज भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। एमपी के नरसिंहपुर में भी इन दिनों गणेशोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ गणपति के एक भक्त ने विघ्नहर्ता के कई रूपों की अद्भुत झांकी लगाई है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त रोज आ रहे हैं। अब तक सलमान के नाम की रट लगाने वाली सनी लियोनी आमिर खान की दीवानी हो गई हैं। सिर्फ आमिर के एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट के विज्ञापन से सनी का दिल यहां पर उनके नाम हो गया है। सनी ने ट्विटर पर अपने प्यार का इजहार किया तो आमिर ने भी शुक्रिया कहा। तमाम उठापटक के बाद सौरव गांगुली को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का अध्यक्ष चुना गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बात की जानकारी दी। वहीं डालमिया के बेटे अभिषेक को सीएबी का ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना गया। कानपुर के ग्रीन पार्क में होने वाले वनडे मैच के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 11 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपीसीए सचिव और प्रशासनिक अधिकारी ग्रीन पार्क पहुंचे। मैरी कॉम मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गई। मैरी कॉम ने मैच रेफरी और जज पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ी हैं, इसलिए कुछ रेफरी और जज उन्हें सपोर्ट नहीं करते।